सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का जो हमारा लेसन चला हुआ है फ्रांसीसी क्रांति, उसको विस्तारपूर्वक जानेंगे। इससे पिछले पीरियड में हमने रोबेस्पियर का आतंक राज के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार सजा का प्रावधान था, किस प्रकार उसने पूरे के पूरे राज्य के अंदर, पूरे के पूरे शासन प्रदेश देश के अंदर किस प्रकार सजा का प्रावधान बना रखा था, या फिर किस प्रकार उसके शासन को आतंक राज के नाम से जाना जाता था। आज हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इसका नेक्स्ट पॉइंट है डायरेक्टरी शासित फ्रांस क्या था। जैकोबिन सरकार के पतन के बाद मध्य वर्ग के संपन्न तबके के पास सत्ता आ गई। नए संविधान के तहत संपत्तिहीन तबके को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। इस संविधान में दो चुनी गई विधान परिषदों का प्रावधान था। इन परिषदों में 5 सदस्यों वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी को नियुक्त किया गया। इस प्रावधान के जरिए जैकोबिन के शासनकाल वाली एक व्यक्ति केंद्रित कार्यपालिका से बचने की कोशिश की गई, लेकिन डायरेक्टरों का झगड़ा अक्सर विधान परिषदों से होता और तब परिषद उन्हें बर्खास्त करने की चेष्टा करती। डायरेक्टरी राजनीतिक अस्थिरता में सैनिक तानाशाह नेपोलियन बोनापार्ट के उदय का मार्ग प्रशस्त है। यानी आज का जो हमारा मेन पार्ट बनेगा वो है नेपोलियन बोनापार्ट का उदय किस प्रकार हुआ, उसने क्या क्या चेंजिंग की। सरकार के स्वरूप के इन सभी परिवर्तनों के दौरान स्वतंत्रता, विधि समस्त, समानता, बंधुत्व प्रेरक आदर्श बने रहे। इन मूल्यों के ने आगामी सदी में न सिर्फ फ्रांस बल्कि बाकी यूरोप के राजनीतिक आंदोलनों को भी प्रेरित किया। क्या महिलाओं के लिए भी क्रांति हुई, यानी महिलाओं के अधिकारों के लिए भी मांग रखी जाने लगी। और वो क्या थी मांगे? महिलाएं शुरू से ही फ्रांसीसी समाज में इतनी अहम परिवर्तन लाने वाली गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल थी। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी भागीदारी क्रांतिकारी सरकार को उनका जीवन सुधारने हेतु ठोस कदम उठाने के लिए प्रेरित करेगी। तीसरे एस्टेट, पीछे हमने पढ़ा है कि प्रथम एस्टेट में क्या था, द्वितीय में क्या था, तीसरे में क्या था। तीसरे एस्टेट की अधिकांश महिलाएं जीविका निर्वाह के लिए काम करती थी। वे सिलाई, बुनाई, कपड़ों की धुलाई करती थी, बाजारों से फल फूल सब्जियां बेचती थी अथवा संपन्न घरों में घरेलू काम करती थी। बहुत सारी महिलाएं वेश्यावृत्ति करती थी। अधिकांश महिलाओं के पास पढ़ाई लिखाई और व्यावसायिक प्रशिक्षण के मौके नहीं थे। केवल कुलीनों की लड़कियों और तीसरे स्टेट के धनी परिवार की लड़कियों को ही कॉन्वेंट में पढ़ पाती थी। इसके बाद उनकी शादी कर दी जाती। कामकाजी महिलाओं को अपने परिवार का पालन पोषण भी करना पड़ता था, जैसे खाना पकाना, पानी लाना, लाइन लगाकर पाव रोटी लाना, बच्चों की देख रेख आदि करना। उनकी मजदूरी पुरुषों से कम थी। यानी एक किस्म से यहाँ पर क्या था कि उनके साथ भेदभाव हो रहा था। महिलाओं ने अपने हितों की हिमायत करने और उन पर चर्चा करने के लिए खुद ने के राजनीतिक क्लब शुरू किए और अखबार निकाले। फ्रांस के विभिन्न नगरों में महिलाओं के लगभग 60 क्लब अस्तित्व में आए। उनमें दी सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिक वीमेन सबसे मशहूर क्लब था। उनकी एक प्रमुख मांग यह थी कि महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त होने चाहिए। महिलाएं इस बात से निराश हुई कि 1791 के संविधान में उन्हें निष्क्रिय नागरिक का दर्जा दिया गया था। महिलाओं ने मताधिकार, असेंबली के लिए चुने जाने तथा राजनीतिक पदों की मांग रखी। यानी उन्होंने भी अपने अधिकारों की मांग रखी। उनका मानना था तभी नई सरकार ने उनके हितों का प्रतिनिधित्व हो पाएगा। प्रारंभिक वर्षों में क्रांतिकारी सरकार ने महिलाओं के जीवन में सुधार लाने वाले कुछ कानून लागू किए। सरकारी विद्यालयों की स्थापना के साथ ही सभी लड़कियों के लिए स्कूली शिक्षा को अनिवार्य बना दिया। अब पिता उन्हें अपनी मर्जी के खिलाफ शादी के लिए बाध्य नहीं कर सकते थे। शादी को शैक्षणिक अनुबंध माना गया। नागरिक कानूनों के तहत उनका पंजीकरण किया जाने लगा। तलाक को कानूनी रूप दे दिया गया।
और मर्द औरत दोनों को ही उनकी अर्जी देने का अधिकार दिया गया। अब महिलाएं व्यावसायिक प्रशिक्षण ले सकती थी, कलाकार बन सकती थी और छोटे मोटे व्यवसाय चला सकती थी। फिर भी राजनीतिक अधिकारों के लिए महिलाओं का संघर्ष जारी रहा। आतंकराज के दौरान सरकार ने महिला क्लबों को बंद करने और उनकी राजनीतिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने वाला कानून लागू किया। कई जानी मानी महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया गया, उनमें से कुछ को फांसी पर चढ़ा दिया गया। मताधिकार के समान वेतन के लिए महिलाओं के आंदोलन अगली सदी में अनेक देशों में चलता रहा। मताधिकार का संघर्ष 19वीं सदी के अंत में 20वीं सदी के प्रारंभ तक अंतर्राष्ट्रीय मताधिकार आंदोलन के जरिए जाने, यानी यहाँ पर कहने का भाव ये है कि उनको मत देने का अधिकार भी नहीं था। क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान फ्रांसीसी महिलाओं की राजनीतिक सरगर्मियाँ प्रेरक स्मृति के रूप में जिंदा रखी। अतः अनंत सन 1946 में फ्रांस में महिलाओं ने मताधिकार हासिल कर लिया। क्रांतिकारी महिला ओल्म दे गूज का जीवन, यहाँ पर एक महिला ने बताया है। ओल्म दे गूज क्रांतिकारी फ्रांस की राजनीतिक रूप में सक्रिय महिलाओं में महत्वपूर्ण थी। उन्होंने संविधान सभा में पुरुष और नागरिक अधिकार घोषणा पत्र का विरोध किया, क्योंकि उन्हें महिलाओं का मानव मात्र मूलभूत अधिकारों से वंचित रखा गया। इसलिए उन्होंने 1791 में महिला नागरिक अधिकार घोषणा पत्र तैयार किया, जिसे महारानी और नेशनल असेंबली के सदस्यों के पास यह मांग रखते हुए भेजा गया कि इस कार्यवाही की जाए। सन 1793 में ओल्म दे गूज महिला क्लबों में जबरदस्ती बंद कर दें जैकोबिन सरकार की आलोचना की। इस पर नेशनल कन्वेंशन द्वारा देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया और उसे तुरंत फांसी पर लटका दिया गया। इसे आगे हम नेक्स्ट पीरियड में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आज हमारा ये बनेगा क्वेश्चन जो है, महिलाओं के लिए क्रांति में क्या क्या हुआ, क्या क्या मांग रखी गई। ये सुंदर नोट्स आपने लिखना है कि महिलाओं में, फ्रांस में महिलाओं की दशा उस समय कैसी थी, महिलाओं की मांग क्या थी और क्या इस पर कोई विचार हुआ या नहीं। इन पर आप सुंदर नोट्स तैयार करेंगे। आज के लिए इतना ही। तो प्यारे बच्चों, जो यहाँ पर काम आपको दिया जाता है उसके मैं बता दूँ आपको, ये प्रश्न बनते हैं, ये साथ के साथ आपने लिखने हैं। आशा है आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी और कल हम यानी नेक्स्ट पीरियड में इससे आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।